का काम किया। जनवरी 1948 के 55 करोड़ के विवाद ने पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे, लेकिन गांधी जी अड़ गए। उन्होंने दिल्ली के बिड़ला हाउस में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि पाकिस्तान को यह पैसा तुरंत दिया जाए और दिल्ली की मस्जिदों से उन हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए जिन्होंने कड़ाके की ठंड में वहां शरण ली थी। घोड़से और उसके साथियों नारायण आप्टे, मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उन्हें लगा कि जिस देश पर हमला हुआ है उसी के पैसे उस दुश्मन को दिए जा रहे हैं, और वह भी गांधी जी के दबाव में। गोडसे ने अपने अखबार में लिखा, गांधी अब भारत के राष्ट्रपिता नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षक बन गए हैं। उसके मन में यह विचार घर कर गया कि जब तक गांधी जीवित हैं, हिंदू राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब अग्रणी अखबार के लेख और भाषण नाकाफी लगने लगे थे। घोड़से और आप्टे ने तय किया कि अब कलम को विश्राम देकर पिस्तौल को बात करनी होगी। उन्होंने गुप्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। सावरकर के एक कट्टर समर्थक और ग्वालियर के डॉक्टर परचुरे से उन्होंने एक इतालवी पिस्तौल का इंतजाम किया। यह कोई भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक प्रशिक्षित मस्तिष्क द्वारा तैयार की गई रणनीति की तरह था। घोड़से का मानना था कि गांधी जी का वध करना उसका धर्म है। उसने खुद को अर्जुन और गांधी जी को एक ऐसे भीष्म पितामह के रूप में देखा जो गलत पक्ष की रक्षा कर रहे थे। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा ने बिड़ला हाउस में एक बम फोड़कर गांधी जी को डराने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। मदन लाल पकड़ा गया, लेकिन घोड़से और आप्टे दिल्ली की भीड़ में गायब हो गए। वे डरे नहीं थे, बल्कि वे अपनी रणनीति को और अधिक घातक बनाने के लिए पीछे हटे थे। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था और समय बहुत कम। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में हुए बम धमाके ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में था और उसने साजिश की परतों को खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दिल्ली पुलिस उस समय उन मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही जो बिड़ला हाउस की दीवारों के साए में ही खड़े थे। नाथूराम घोड़से और नारायण आप्टे वहां से सुरक्षित निकल भागने में सफल रहे। यह असफलता घोड़से के लिए हार नहीं बल्कि एक सबक थी। उसने समझ लिया था कि बड़ी भीड़ और धमाकों से लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अब उसे अकेला शिकारी बनना था। अगले 10 दिन घोड़से और आप्टे के लिए किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं थे। वे पुलिस की नजरों से बचने के लिए कानपुर, बॉम्बे और पुणे के बीच चक्कर काटते रहे। अंततः वे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में उनकी मुलाकात डॉक्टर परचुरे से हुई, जिसने उन्हें वह हथियार सौंपा जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था, एक 7 चेंबर वाली इतालवी पिस्तौल। यह पिस्तौल केवल लोहा नहीं थी, घोड़से के लिए यह न्याय का दंड थी। उसने ग्वालियर के जंगलों में सुनसान जगहों पर निशाना लगाने का अभ्यास किया। हर गोली के साथ उसके मन में गांधी जी के प्रति नफरत की दीवार और ऊंची होती जा रही थी। 29 जनवरी की शाम घोड़से और आप्टे वापस दिल्ली लौटे। वे जानते थे कि होटलों में पुलिस की तलाशी चल रही होगी, इसलिए उन्होंने एक बेहद साधारण और गुमनाम जगह चुनी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षा कक्ष। उस रात दिल्ली की सर्दी कड़ाके की थी, लेकिन घोड़से के भीतर प्रतिशोध की गर्मी उसे सोने नहीं दे रही थी। वह बार बार अपनी पिस्तौल को साफ करता और उसकी गोलियों को गिनता। आप्टे ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे एक बार फिर बुर्का पहनकर हमला करें, लेकिन घोड़से ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं कायर की तरह छिपकर नहीं बल्कि एक सिपाही की तरह उनके सामने खड़ा होकर अपना काम करूंगा। 30 जनवरी 1948 की वह ऐतिहासिक सुबह हुई। बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे जागे। उन्होंने प्रार्थना की, शहद और नींबू का पानी पिया और फिर अपने लेखन कार्य में जुट गए। विडंबना देखिए, जिस समय गांधी जी अहिंसा और शांति पर लेख लिख रहे थे, उसी समय पुरानी दिल्ली स्टेशन पर नाथूराम घोड़से अपनी पिस्तौल में 7 गोलियां भर रहा था। घोड़से ने उस सुबह एक फल वाले से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें खाते हुए अपनी अगली चाल के बारे में सोचता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो वह किसी धार्मिक अनुष्ठान पर जा रहा हो। शाम के 4 बज चुके थे। गांधी जी के कमरे में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे। दोनों के बीच देश की स्थिति पर गंभीर चर्चा चल रही थी। यह बैठक इतनी लंबी खींच गई कि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट लेट हो गए। उधर बिड़ला हाउस के गेट पर सुरक्षा का घेरा पहले से ज्यादा था, लेकिन गांधी जी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि उनके पास आने वाले किसी भी श्रद्धालु की तलाशी न ली जाए। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगा। ये शब्द गांधी जी ने कुछ दिन पहले ही कहे थे।
शाम 5:10 पर गांधी जी अपनी चलती लाठियों यानी मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकले। वे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक खाकी जैकेट पहने हुए युवक निकला। उसके हाथ में संतरों का एक थैला था, लेकिन उसके भीतर मौत छिपी थी। गोडसे ने भीड़ को चीरते हुए गांधी जी के सामने आने का रास्ता बनाया। आपटे और करकरे भी थोड़े फासले पर खड़े थे, ताकि अगर गोडसे चूके तो वे मोर्चा संभाल सकें। इतिहास का वह क्षण अब ठहर गया था। सूरज ढलने को था और बिड़ला हाउस के बगीचे में सन्नाटा पसर गया था। गोडसे गांधी जी के ठीक सामने खड़ा था। उसने अपनी पिस्तौल जैकेट के भीतर संभाल ली थी। एक तरफ सत्य और अहिंसा का वह प्रतीक था जिसने बिना हथियार के साम्राज्य हिला दिया था, और दूसरी तरफ वह युवक था जो मान बैठा था कि हिंसा ही अब राष्ट्र को बचाने का एकमात्र रास्ता है। शाम के 5:17 बिड़ला हाउस का बगीचा उस दिन एक ऐसे दृश्य का गवाह बनने वाला था जिसकी गूंज दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। महात्मा गांधी, जिन्हें आधी दुनिया अपना मसीहा मानती थी, प्रार्थना स्थल की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। तभी खाकी बुश शर्ट और नीली पतलून पहने नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर निकला। उसने दोनों हाथ जोड़कर गांधी जी को प्रणाम किया और कहा, नमस्ते गांधी जी। गांधी जी की भतीजी मनु ने उसे किनारे हटाते हुए कहा, बापू को पहले ही देर हो चुकी है, आप सामने से हटिए। लेकिन गोडसे वहाँ हटने नहीं बल्कि इतिहास को मोड़ने आया था। उसने अपने बाएं हाथ से मनु को जोर से धक्का दिया और जैकेट के भीतर से वह घातक पिस्तौल निकाल ली। समय जैसे एक पल के लिए थम गया। गोडसे की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, केवल एक पत्थर जैसा दृढ़ निश्चय था। धाएं 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 3 गोलियां एक के बाद एक गांधी जी के शरीर में उतर गईं। पहली गोली उनकी जांघ में लगी, दूसरी पेट में और तीसरी सीधे उनके सीने को चीरती हुई निकल गई। गांधी जी के सफेद वस्त्र रक्त से लाल हो गए। उनके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में ऊपर उठाए और उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। बापू धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। अहिंसा का वह सबसे बड़ा पुजारी हिंसा की बलि चढ़ चुका था। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया और फिर शुरू हुई चीख पुकार। गोडसे वहां से भागा नहीं। उसने अपनी पिस्तौल ऊपर उठाई और खुद ही पुलिस को आवाज दी। वह चाहता था कि दुनिया उसे देखे, उसके कृत्य को समझे। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों बाद जवाहरलाल नेहरू ने लड़खड़ाती आवाज में सूचना तंत्र के माध्यम से देश को संबोधित किया, दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। बापू के जाने से मानो देश की आत्मा ही टूट गई थी, लेकिन असली नाटक तो अभी शुरू होना था। लाल किले के भीतर एक विशेष अदालत बनाई गई। न्यायाधीश आत्माचरण के सामने नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और उनके साथियों पर मुकदमा चला। गोडसे ने किसी वकील की मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने अदालत में 30,000 शब्दों का एक ऐसा बयान पढ़ा जिसने सुनने वालों को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, मैंने गांधी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह बुरे थे, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उनके विचार भारत माता की अखंडता के लिए घातक थे। गोडसे ने खुद की तुलना रामायण के राम और महाभारत के अर्जुन से की। उसने तर्क दिया कि जैसे अर्जुन ने अपने ही गुरुओं और भाइयों पर हाथ उठाया था क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में खड़े थे, वैसे ही उसने गांधी जी को मारकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा किया है। उसने विभाजन की विभीषिका, पाकिस्तान को दिए गए 55 करोड़ रुपए और हिंदुओं के प्रति गांधी जी की कथित उदासीनता को अपनी गोलियों का असली कारण बताया। गोडसे का मानना था कि गांधी के बिना भारत एक मजबूत सैन्य राष्ट्र बन पाएगा। इतिहास की यह लड़ाई 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल के फांसी घर तक पहुंची। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले गोडसे के हाथों में अखंड भारत का नक्शा और भागवत गीता थी। उसके अंतिम शब्द थे, अखंड भारत अमर रहे। गोडसे ने सोचा था कि गांधी को मारकर वह उनके विचारों को खत्म कर देगा, लेकिन विडंबना देखिए, गांधी अपनी मृत्यु के बाद और भी शक्तिशाली हो गए। आज 76 साल बाद भी भारत का मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं जो गांधी को सत्य और अहिंसा का देवता मानते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा छोटा लेकिन मुखर तबका है जो गोडसे के तर्कों में देशभक्ति खोजता है। गोडसे एक हत्यारा था या एक भटका हुआ राष्ट्रवादी, यह बहस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन सत्य यही है कि उन 3 गोलियों ने न केवल एक शरीर को खत्म किया, बल्कि भारत की चेतना पर एक ऐसा घाव कर दिया। Yeah.